नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की जो तारीख है उसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट किया है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। घोषणाओं से पहले कुछ अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। परीक्षा की डेट शीट की घोषणा अब सोमवार यानी कि 18 मई को की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं जो बची हुई थी उनको करवाने के लिए जो डेट शीट नई जारी करनी थी उसका अंतिम रूप उसको अब दिया जा रहा है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अब तक? क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं सीबीएसई की तरफ से? सीबीएसई की बचे हुए एग्जाम की डेट शीट एक बार फिर टल गई है। अब 18 मई को इसकी घोषणा होगी। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षा थी, इनकी डेट शीट आज शाम को 5 बजे जारी होनी थी, जिसे टाल दिया गया है। अब परीक्षा की डेट शीट 18 मई को घोषित होगी। हालांकि सीबीएसई ये पहले क्लियर कर चुका है कि ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो 15 फरवरी से 30 मार्च तक होनी थी, पहले दिल्ली दंगों की वजह से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में वो परीक्षाएं स्थगित की गई और फिर कोरोना की वजह से पूरे देश में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इनकी नई तिथि की जो है वो 18 मई को घोषित की जाएगी। सुधीर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने ये ट्वीट किया है और उसके जरिए जानकारी दी गई है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट तैयार की जा रही है। घोषणा से पहले कुछ अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी किस्त की जानकारी दी है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई। चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो। तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और ट्वीट में लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के दौरान भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए हम सभी राष्ट्रों को साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए हम सब कोशिश भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि भारत को वेंटिलेटर दान किए जाएंगे और उसी पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहा है और साथ ही साथ ये कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैल रही है उससे सभी देशों को साथ मिलकर लड़ना होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोला है और विज ने कहा है कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से देश के लोग आज भी परेशान हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के आत्मनिर्भरता वाले मंत्र को सही बताया है। कांग्रेस की इसी सोच ने देश को बर्बाद कर दिया। 70 में से 50 साल तक इस देश पर कांग्रेस या किसी कांग्रेसी ने राज किया है। और फिर क्यों
इन मजदूरों की हालत इस प्रकार की है, क्यों आज तक उनकी हालत नहीं सुधरी है? प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने की बात की है। एक आदमी को भूख लगी है, उसकी मदद करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि उसको 2-4 दिन की रोटी दे दो और 2-4 दिन के बाद उसको फिर भूख लगेगी। एक ये है कि उसको रोटी कमाने के काबिल बना दो ताकि जब उसको भूख लगे वो आत्मसम्मान के साथ रोटी खा सके। कांग्रेस ने हमेशा पहला रास्ता अपनाया है और नरेंद्र मोदी जी दूसरे रास्ते पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसमें शीघ्र ढील दी जाए। ये तो केंद्र सरकार है कि वो धीरे धीरे इसको खोल रही है। तो राहुल गांधी जी का और इनके द्वारा शासित सरकारों की सोच में बहुत अंतर है। केंद्र सरकार तो इसको स्टेप बाय स्टेप ढील दे रही है, सोच सोच के एक एक कदम उठा रही है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रवासी मजदूरों के पलायन और सड़क हादसों को दुखद बताया है और इसी कड़ी में केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखने की बात भी कही है। बहुत ही दुखद घटना है। हमने तो जो गोपालगंज के 6 मजदूर डेथ किए थे हमने कहा है और हम भारत सरकार के श्रम मंत्री जी को कल ही एक पत्र बना करके हमने तैयारी किया कि उनको भेजना है कि जो मजदूर बिहार के हों, झारखंड के हों, बंगाल के हों या जो जहाँ के हों, राजस्थान से भी कई मजदूर बिहार के अंदर हैं, जो जहाँ अपना पसीना बहाकर काम कर रहा है उस राज्य की जिम्मेवारी होती है उसकी सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य और उसको सुरक्षित घर तक पहुँचाने का। ये आपदा के समय में जो राज्य अपने राज्य के अंदर काम करने वाले मजदूर जो वहाँ का विकास में अपना पसीना बहाया है उससे मुंह मोड़ लेना और उसको असुरक्षित छोड़ देना लॉकडाउन है और लॉकडाउन में वो पैदल उसके रास्ते से गुजर रहे हैं, उसके प्रशासन के लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना हरकत वो राज्य जिम्मेवारी से नहीं बच सकता है, जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। बिहार सरकार आज बिहार के अंदर जो बाहर के स्टेट के मजदूर हैं उसको परमिशन भी दे रही है और वो वापस जाने में सहयोग भी कर रही है। फिर दूसरे राज्य के लोग इतने गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों कर रहे हैं? और ख़ासकर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के अंदर जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना कार्य किया जा रहा है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। और अगर जो ये हरकत रहेगा तो बिहार का कोई मजदूर ऐसे राज्य के अंदर फिर हम लोग आग्रह करें कि नहीं जाएं। जिसकी सरकार संवेदनहीन है, जो मानवता के प्रति दुश्मन बन के बैठ गया है। दिल्ली से कैसे लोग मजदूर निकल रहे हैं? पहले तो अफवाह उड़ा करके किस तरह से पैदल चलने के लिए बात कर दिया था और अब इस तरह से जब राज्य सरकार ने ट्रेन भेज रही है, हर जगह से केंद्र सरकार के सहयोग से ट्रेन आ रही है, उसके बाद इस तरह का खेल तरह के मजदूरों को असुरक्षित छोड़ देना, अपने मजदूरों को घर वापसी की तैयारी कर रही है, ला भी रहा है। और मैं आग्रह करूंगा अपने श्रमिक भाई से कि अपनी ज़िंदगी को आप दांव पर न लगाएं। जो प्रतिपक्ष के लोग अफवाह उड़ा करके भ्रम फैलाने का प्रयास किया, एक उत्तेजना पैदा किया, आप उससे बचें। सरकार आपके प्रति समर्पित है, सबको स्वस्थ और सुरक्षित लाएगी। हम पुनः आग्रह करते हैं कि जो जहां है सरकार आपको अपने घर लाएगी। आप इस घर के बेटा हैं और अमूमन है कि घर का बेटा अपना घर आएगा। सरकार रहा है सुरक्षित स्वस्थ रखने के लिए, लॉकडाउन आपके लिए लगाया गया है, स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए। महाराष्ट्र में मुंबई के शिवाजी नगर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैन ने भी अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया है। इस वीडियो में शिवाजी नगर गोवंडी रोड नंबर 2 पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और
किरीट सोमैया ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा कि हम नहीं सुधरेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भी इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ठाकरे सरकार की पुलिस कहां है। अभी रात को 8 बजे के बाद शिवाजी नगर गोवंडी रोड नंबर 2 की ये भीड़ देखो, 1000 कोरोना ग्रस्त पॉजिटिव यहाँ पाए गए हैं। ठाकरे सरकार की पुलिस है कहां? महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं लोग भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। दुर्दैव की बात है, ये क्षेत्र में मैं 5 बार गए, 15 दिन में जाके आया। वहां पर जो पुलिस उनको रोकने गई इस भीड़ को 10 दिन पहले, तो एक हवालदार के ऊपर भीड़ ने हमला किया। उस हवालदार पॉजिटिव हो गया और कल उसकी मृत्यु हो गई। शिवाजी नगर गोवंडी में भी 1000 से ज्यादा पॉजिटिव हो चुके और कल 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे का ये वीडियो है। जिस प्रकार से भीड़ मैदान में उतरी है, ठाकरे सरकार की पुलिस है कहां? ठाकरे सरकार ने सेंट्रल आर्म फोर्सेस को बुलाया है, तुरंत वहां पर डिप्लॉय करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सर, रमजान का भी त्योहार आ रहा है, बकायदा उस त्योहार के वक्त भी बकायदा सरकार ने तो निवेदन किया है कि कोई बाहर ना आए, अपने घर पे बनाए, पर कहीं ना कहीं जो वीडियो आपने शेयर किया है लग नहीं रहा है इसका निवेदन का असर हो। रमजान पूरी दुनिया में बंदगी करनी चाहिए, लेकिन आज अगर जान खतरे में होगी तो पहले जान को बचाना ये सरकार का कर्तव्य। ये सरकार पहले दिन से मुस्लिम अपीसमेंट के पीछे लगी है, फिर वो उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो या सोनिया गांधी हो, लेकिन हम उनको बचाने में लगे। कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों का प्लान लगातार जारी है और कई राज्यों में दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में हरियाणा के करनाल से लगभग 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को हर रोज बसों और ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। कोरोना वायरस जैसी महामारी चली है, उसको देखते हुए जो है देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो है लॉकडाउन लगा गया था। उसी को देखते हुए जिस तरह से लॉकडाउन लगाया था, जो प्रवासी मजदूर है उनका जो आवागमन है वो चल रहा था, लगातार वो अपने प्रदेश के लिए रवाना हो रहे थे। अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में जो है इनकी प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था जरूर की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है हरियाणा सरकार द्वारा इनकी व्यवस्था की गई है। जहाँ से जिस प्रदेश से ये आए हैं, उनको कोई बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जिसको जहां जाना है उनके लिए बस की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इनको यहाँ से पहले इनको इलाज किया गया, इनको क्वारंटाइन किया गया और उसके बाद देखते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसें लगाई गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कितने दिन का, हालांकि इनके लिए भोजन की व्यवस्था जरूर की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भोजन भी खा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। हरियाणा से हम चले थे सर पैदल। किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? सर पहले पैदल चलते चलते आए, फिर हमको यहाँ पे कर गए पुलिस वाले लोग। यहाँ स्कूल में बंद किए, सारा सेवा हुआ, अब हमको बस पकड़ाई गई। कहाँ पे जाना है आपको? हमको सीतापुर सर जाना है। उनको सर क्या कहना चाहिए, उनको धन्यवाद कहना चाहिए सर। हाँ, अब हम लोग घर पहुँच जाएंगे, बहुत बढ़िया किए आप हमारे सब। सर बहुत समस्या आई है, बहुत तकलीफ हुई, हम लोग भूखे प्यासे सब लोग आए हैं और यहाँ पे आए तो हमारा सब सुविधा हुआ है सर। ये सुविधा अगर हमारे घर तक पहुँच रही तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो हमारे ये साथ में बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग इतना 200-150 किलोमीटर पैदल चल के रात दिन का सफ़र किया है, ठीक है। हम लोगों को वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा था, मकान मालिक किराया मांग रहा है, कहाँ से देंगे हम लोग। ये व्यवस्था तो सही है, ये व्यवस्था अगर हो रही है सबके लिए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा। क्या जिस प्रकार ये कोरोना वायरस महामारी के चलते इनको वहाँ से जो है वापस जाने के लिए प्लान करने के लिए मजबूर किया गया, जिस तरह से मकान मालिक इनसे किराया मांगता है, जिस कंपनी में ये लग रहे थे या फैक्ट्री में काम कर रहे थे वहाँ से इनको भेज दिया गया किराया ना होने के कारण। कि हम अपने प्रदेश पहुँचेंगे, सरकार द्वारा व्यवस्था जरूर की गई है इनके लिए कि जो है ये मजदूर अपने स्थानों तक, गंतव्य स्थानों तक जरूर पहुँचेंगे। उम्मीद बरकरार है। हम भी ANB न्यूज़ के माध्यम से सरकार से ये अपील करेंगे कि
जो यहाँ पर मजदूर हैं इनके लिए और व्यवस्था की जाए। बसों की व्यवस्था जरूर की गई है, ये अपने प्रदेश पहुंचेंगे। अमित भटनागर, ANB न्यूज, करनाल। केंद्र सरकार के आर्थिक राहत पैकेज पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया दी है। पैकेज की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसान वर्ग को बहुत फायदा होगा और इस पैकेज से मिली राहत से किसानों का जीवन सुधरेगा। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, और उन सभी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। और अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो MSME है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, हर सेक्टर के अंदर, ताकि इस कोरोना की बीमारी का जो एक दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर लोगों का मनोबल बना रहे और वो कार्य में जुटे रहें, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इस प्रकार का पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। और कल जो पैकेज का पार्ट 3 है, जिसमें विशेष तौर पर जो किसान वर्ग है उसके लिए विशेष सहायता जो है, और उसके लिए अलग अलग प्रकार से जो सहायताएं करने के लिए घोषणा की है, एक बहुत बड़ा कदम है किसानों को। जो सरकार ने कहा है कि 2022 तक हम किसानों की लागत से दुगना उनको आय हो, इस प्रकार की जो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। 1 लाख करोड़ रुपया जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खड़ा करने के लिए, मत्स्य पालन करने के लिए, और जो विशेष तौर पर जो और जो क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे किसान का जीवन सुधरेगा, किसान फलीभूत होगा, किसान को बहुत मदद मिलेगी। इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्व नुकसान बचाने के लिए शराब की अवैध तस्करी और अवैध सप्लाई पर नकेल कसने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को ये निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये निर्देश जारी किए हैं। DGP पंजाब के दिनकर गुप्ता को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी राजस्व का नुकसान जिसकी वजह से हो रहा है, शराब की अवैध तस्करी, उस पर लगाम लगाएं, नकेल कसें, ऐसे आदेश दिए गए हैं। लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार की शय पर ही शराब की तस्करी हो रही है और उसी को लेकर के पंजाब के CM ने अब ये बड़ा एक्शन लिया है और DGP दिनकर गुप्ता को निर्देश दिए गए हैं कि शराब की अवैध तस्करी और अवैध सप्लाई पर नकेल कसी जाए। पंजाब से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये निर्देश जारी किए हैं। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को यह कहा गया है कि जितनी भी शराब की अवैध तस्करी होती है, अवैध सप्लाई होती है, उस पर नकेल कसी जाए। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को ये निर्देश दिए गए हैं। अब पंजाब पुलिस सतर्क नजर आएगी और जिस तरीके से लगातार अवैध तस्करी जो हो रही है शराब की, उस पर अब लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी पंजाब पुलिस की तरफ से। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर ये निर्देश जारी किए हैं। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को यह आदेश दिया गया है कि जिस तरीके से अवैध शराब की तस्करी राज्य में हो रही है, उस पर नकेल कसी जाए। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को यह निर्देश दिए गए हैं और अवैध शराब की सप्लाई पर नकेल कसने के आदेश दिए गए। जगतार भुल्लर हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जगतार जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से, जिस तरीके से अब तक पंजाब सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि शराब की तस्करी पंजाब सरकार की शह पर चल रही है, उसी को लेकर के क्या ये सख्त रवैया अपनाया है पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने? देखिए, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि कोल्ड वार जो शुरू हुई थी चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों को लेकर, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब दखलंदाजी देनी पड़ रही है, उनका दखल सामने आ रहा है। और आज उन्होंने, क्योंकि काफी चर्चा चल रही थी कि पंजाब में जो शराब की नकली फैक्ट्री चल रही है, उससे पंजाब के जो खजाने को काफी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के DGP दिनकर गुप्ता को आदेश दिए
कि 23 मई तक रिपोर्ट दी जाए और जिस एरिया में, चाहे कोई SHO का एरिया हो चाहे DSP का एरिया हो, जी जिसके एरिया में जो नकली शराब या जो स्मगलिंग हो रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। तो अब राज्य के DGP दिनकर गुप्ता ने भी आगे SSP और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनको आदेश जारी कर दिए। तो कह सकते हैं कि पंजाब सरकार परफॉर्म करने का जतन कर रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पंजाब का शराब के मसले में नुकसान हुआ, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा जो शराब की कंज्यूम हो रही है, लेकिन जो इनकम है वो बहुत कम है। तो होनी चाहिए इनकम हजारों करोड़ों में, लेकिन यहाँ हो रही है सिर्फ 5,000 करोड़, जबकि उम्मीद है कि कम से कम यहाँ 30,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए शराब से। लेकिन नकली स्मगलिंग हो रही है। और अगर बात करें रॉयल ब्लू जैसी शवाग जैसी जो शराब है वो भी पंजाब में नकली बनाकर बेची जा रही है। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के DGP दिनकर गुप्ता को आदेश जारी किए हैं। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए जगतार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, अवैध सप्लाई की जा रही है, उस पर नकेल कसी जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गांव अरिजाल से एक बड़े आतंकवादी के सहयोगी जहूर वानी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके खुलासे पर एक ठिकाने का पता भी चला और जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने शरण लेने के लिए किया था। ठिकाने से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पूछताछ और आरोपी की निशानदेही के आधार पर आतंकियों की मदद करने वाले 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। देश के उत्तरी राज्यों में अब गर्मी जोर पकड़ रही है। कुछ जगहों पर बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। एक तरफ जहां लोग कोरोना से परेशान हैं, तो वहीं तटीय राज्यों पर अब सबसे बड़ा संकट साइक्लोन अम्फन का है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा ये चक्रवात अब भारत के कई हिस्सों में जोरदार बारिश करवा सकता है। साइक्लोन को देखते हुए IMD ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में हाई अलर्ट जारी किया है। यहाँ तूफान की वजह से बारिश हो सकती है, जिसके साथ साथ इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। कहते हैं माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। इस बात का सबूत एक मजदूर की चिट्ठी ने भी दिया है। जी हां, इन दिनों एक मजदूर का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने मजबूरी में साइकिल चुराई और इसके लिए पत्र लिखकर माफी भी मांगी है। अब यही पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में गरीब मजदूर ने लिखा है कि मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं और हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है और मुझे अपने विकलांग बच्चे को लेकर बरेली तक जाना है। मजदूर ने लिखा कि उसके पास एक विकलांग बच्चा है जो चल नहीं सकता, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। और साथ ही उसने नीचे लिखा, आपका कसूरवार मजदूर और मजबूर मोहम्मद इकबाल खान। फतेहाबाद की रतिया चुंगी इलाके में बेकाबू हुआ ट्रक दुकान में घुस गया। इस हादसे की वजह से कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मामले में कंडक्टर का कहना है कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। जिन दुकानों को नुकसान पहुंचा है उन्होंने नुकसान की भरपाई की मांग भी की है और वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ट्रक में मेडिकल का सामान लदा हुआ था और इंदौर से फतेहाबाद पहुंचा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANV न्यूज के साथ। लॉकडाउन के मोड़